ऐतिहासिक पल। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। दूरदर्शन की लाइव और एक्सक्लूसिव कवरेज के जरिए जुड़िए इस भव्य समारोह के हर यादगार पल से। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह, सीधा प्रसारण राष्ट्रपति भवन से 9 जून शाम 6 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। नरेंद्र मोदी रच रहे हैं इतिहास। देश में फिर से मोदी सरकार। राष्ट्रपति भवन में एनडीए 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी के साथ तमाम मंत्री लेंगे शपथ। होगा हर पहलू का विश्लेषण। देखिए एनडीए 3.0 के शपथ ग्रहण की मेगा कवरेज। नमस्कार, डीडी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। ठीक 7:15 बजे जब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में यह आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं, इसी के साथ एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हो जाएगी, आगाज हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और अगले 4 घंटे तक डीडी न्यूज पर इस ऐतिहासिक कवरेज का सीधा प्रसारण होगा, जिसमें मेरे साथ होगी मेरी सहयोगी ऋतु वर्मा। शुक्रिया प्रखर। जी हां, 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पद और गोपनीयता की शपथ के साथ शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस ऐतिहासिक समारोह का न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित पड़ोसी देशों और हिंद महासागर के 3 करीबी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले पीएम मोदी ने अपने संभावित मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात की और उनके साथ अगले 100 दिन के एजेंडे पर बात की। मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे हैं, किस राज्य को कितनी जगह मिली है और किस दल को कितना हिस्सा मिला है और इन सब के क्या राजनीतिक मायने होंगे, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने साथ स्टूडियो में मौजूद विशेष मेहमानों के साथ। तो जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा समारोह का सीधा प्रसारण। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबरें। अब से थोड़ी देर बाद देश के राजनीतिक इतिहास की नई इबारत लिखेंगे नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन का विशाल प्रांगण ऐतिहासिक अवसर का बनेगा गवाह। जब मोदी लेंगे शपथ तो देखेगी दुनिया। भव्य समारोह में मौजूद रहेंगे कई राष्ट्र प्रमुख। बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष की रहेगी गरिमामयी उपस्थिति। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, राजनयिकों, प्रमुख दलों के नेताओं और गणमान्य हस्तियों के साथ साथ हजारों मेहमान बनेंगे भव्य समारोह के साक्षी। दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा समारोह का सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल संभावित चेहरों के साथ हुई बैठक। तय हुआ एनडीए 3 का स्वरूप। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किए श्रद्धा सुमन अर्पित।
नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों के शौर्य को भी किया नमन। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास की नई इबारत लिखने जा रहा है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर लगातार तीसरी बार संभालने जा रहे हैं। देश लोकतांत्रिक इतिहास में ये दूसरी बार है जब किसी भी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिया है। राष्ट्रपति भवन का विशाल प्रांगण देश और दुनिया के गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। नरेंद्र मोदी 3.0 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7:15 बजे यानी 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह से पहले नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। भाजपा के कुछ पुराने नाम कैबिनेट में शामिल होंगे, साथ ही एनडीए के घटक दलों से नए चेहरे भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसमें एनडीए 3 का स्वरूप तय हो गया है। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह मिली है। भव्य समारोह का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर आप लगातार 7:15 बजे से देख सकते हैं। हालांकि उससे पहले 6 साढ़े 6 बजे से ही हम ये दिखाने लगेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मेहमान एकत्रित हो रहे हैं। तो ऋतु, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में, करीब करीब लिस्ट अब साफ होती जा रही है। संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी हैं, इसके अलावा निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, एसडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव, रक्षा खड़से, जितेंद्र सिंह, रामदास अठावले, किरण रिजिजू और राव इंद्रजीत सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा शांतनु ठाकुर, मनसुख मांडविया, अश्वनी वैष्णव, बंडी संजय कुमार, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, शिवराज सिंह चौहान, शोभा करंदलाजे, रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, सर्वानंद सोनोवाल जो असम से आते हैं, अन्नपूर्णा देवी जो झारखंड से आती हैं, जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से, हर्ष मल्होत्रा, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, अजय टमटा, सावित्री ठाकुर, राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेम्मासानी, ये दोनों टीडीपी के नेता हैं। वहीं गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे, डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और लल्लन सिंह का नाम शामिल हो सकता है। और शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली आज किले में तब्दील हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रखर। और ये देखा जा रहा है कि समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की गई है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UASS, माइक्रोक्लाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, NSD कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर तैनात रहेंगे। और राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय यानी ट्रिपल लेयर सुरक्षा होगी। बाहरी घेरे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवान और भीतरी घेरे में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे। और विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हैं वहां से राष्ट्रपति भवन तक ट्रैफिक और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यानी ये जो शपथ ग्रहण समारोह है प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा, इसे लेकर भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इस सुरक्षा इंतजाम के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ जो वो ले रहे हैं। इससे पहले ये शाम को राष्ट्रपति भवन में होने वाला है, आपसे थोड़ी देर में ऋतु ये समारोह शुरू होने वाला है। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। देश दुनिया से बड़ी संख्या में जो मेहमान हैं वो इस कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे, वो यहाँ पर पधार रहे हैं। नई दिल्ली में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख भी, उनका भी स्वागत किया जाएगा।
मोदी आज शाम को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी दिल्ली में तमाम जगहों पर इस तरीके से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन किया गया है। साथ ही उनके पिछले 10 वर्ष के कार्यकालों को भी जो काम किए हैं, जो बड़े काम किए हैं, उसको भी इन बैनर और पोस्टर में दर्शाया गया है। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में देशी विदेशी 8000 से ज़्यादा मेहमान जो है इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। इसके अलावा जो 7 पड़ोसी देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उनको भी यहाँ पर उनका भी स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। उनके लिए भी तमाम दिल्ली में जगह जगह बैनर और पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले आज सुबह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री सुबह राजघाट पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हरदीप सिंह पुरी उनके साथ है। राजघाट जाकर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चाहे मोदी कहीं भी किसी भी देश में हो, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करना कभी नहीं भूलते हैं। और आज जब एक महती बड़ी जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके पहले उन्होंने प्रिय बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और वहीं प्रधानमंत्री राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदैव अटल पहुंचे, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है। सदैव अटल पहुंचकर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऋतु जी हाँ, प्रखर और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनडीए के गठबंधन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपने सफल कार्यकाल को पूरा किया था और उसके बाद आज तीसरी बार एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, एक मजबूत एनडीए के साथ, जिसके संकेत उन्होंने पहले ही दिन से दिए। बहुत सहज कर जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाला था, अब जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास है। और इसके पहले राष्ट्रीय स्मारक वॉर मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। और अब से थोड़ी ही देर में 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में एक ऐतिहासिक, एक तरह से भारत के मजबूत लोकतंत्र की एक नई तस्वीर हम देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ कुछ बड़े लक्ष्य हैं, जिनका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने प्रखर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जो पहली मुलाकात संभावित मंत्रियों के साथ उन्होंने की, उसमें उन्होंने 100 दिन का जो एजेंडा दिया है उसमें साफ कर दिया है कि तीसरे कार्यकाल की जो सरकार रहेगी वो किस तरह से मंत्री भी विभागों पे ना ध्यान दें। तीसरे कार्यकाल की जो सरकार रहेगी वो 24/7 चलाने का संकेत उन्होंने दे दिया। और मंत्रियों ने जो बाद में अपने बयान दिए हैं मीडिया से बात करते हुए, उसमें भी वो ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आयशा खानम, वहीं भुवनेश्वर जो बहुत महत्वपूर्ण है उड़ीसा, वहाँ से हमारे साथ ओपी यादव जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं रामेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आयशा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कर्नाटक को काफ़ी मंत्रिमंडल में एक स्थान मिल रहा है, वहाँ के कई नेताओं को जो है मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और 6 नाम सामने आ रहे हैं। कर्नाटक से 5 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। निर्मला सीतारमन है, वी सोमन्ना है, प्रहलाद जोशी हैं, शोभा जी हैं और SD कुमार स्वामी भी हैं जो JDS के हैं। तो ये जो कर्नाटक एक लग रहा था कि बीजेपी के लिए एक झटका साबित हो सकता है और कर्नाटक में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या ये उसी का इनाम माना जाए आयशा?
जी बिल्कुल प्रखर, देखिए कर्नाटक बीजेपी के लिए बहुत ही एक विशेष स्थान है बीजेपी के दिल में, क्योंकि हमेशा से कर्नाटक जो है बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार रहा है। तो यहाँ से बीजेपी को निराशा नहीं मिल सकती थी। तो जाहिर सी बात है 17 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और जो गठबंधन बीजेपी ने बनाया था जेडीएस के साथ मिलकर, उसकी कामयाबी भी साफ नजर आई। तो इसके चलते जेडीएस के नेता कुमारस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जिस तरह से गठबंधन ने मिलकर खासकर कर्नाटक के दक्षिण इलाके में जो ओल्ड मैसूर रीजन में उन्होंने बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन ने यहाँ पर डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को हराया था, ये बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज हुई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी मैं इस वक्त बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़ी हूँ, जहाँ पर बीजेपी ने नारा दिया था मोदी की गारंटी और यहाँ पर कर्नाटक सरकार का नारा था 5 गारंटी। तो आज साबित हो रहा है कि मोदी की गारंटी अभी कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे में राष्ट्रपति भवन के सामने ये तस्वीर कैमराज में कैद हो जाएगी, मोदी की गारंटी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि ये एक अमृतकाल की शुरुआत है, यानी अमृतकाल की पहली सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो लक्ष्य है 2047, उस लक्ष्य के लिए कर्नाटक की टीम भी अपनी तरफ से पूरी कंट्रीब्यूशन देने के लिए कर्नाटक की टीम जुटी रहेगी। और ये जो आने वाला काल है, जो अमृतकाल की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, तो ये काल रहेगा महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का और मजदूरों का। तो ऐसे में कर्नाटक से जो मंत्री शोभा करंदलाजे शामिल हो रही हैं, निर्मला सीतारामन शामिल हो रही हैं, तो 2 महिलाएं कर्नाटक से ही होंगी। तो दूसरी तरफ वी सोमन्ना को शामिल किया जाने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा जो दूसरे और नाम सामने आ रहे हैं, गोविंद कारजोल का नाम सामने आ रहा है, बसवराज बोम्मई का नाम भी चल रहा था, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये तमाम जो टीम होगी, टीम मोदी होगी, ये टीम जो है दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दक्षिण के कोने कोने तक पहुंचाएंगी। और जिस तरह से विकसित भारत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर तय की थी, एक मिशन साउथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया था, ये मिशन साउथ अब पूरा होगा। और इस मिशन साउथ में दक्षिण की टीम, चाहे वो कर्नाटक से हो, तमिलनाडु से हो, केरल से हो, ये तमाम राज्य मिलकर प्रधानमंत्री की टीम मोदी 3.0 में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। और जाहिर है भारत को विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ाएंगे। और ये एक अमृत काल में भारत को 2047 में एक नए मुकाम, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जी आयशा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को लेकर कई तरह का मंथन अभी बाकी है, समीक्षाएं बाकी हैं, लेकिन उससे पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ऊर्जा बरकरार दिखाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को भी लेकर जिस तरह से इस नई कैबिनेट में शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो मिले, उसमें कुछ नए चेहरे भी दिखाई दिए हैं। क्या लगता है एक बार फिर उत्तर प्रदेश से तमाम सांसद अपनी उस ऊर्जा के साथ नए लक्ष्यों को लेकर और जो एक तरह से जो कमी रह गई है उसको पूरी करने की एक कोशिश की जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखी थी वो तो शायद नहीं पूरी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंत्री परिषद जो है उसमें प्रतिनिधित्व देने में कोई कमी नहीं कर रहा। 9 मंत्री बनाए जाने की बात है, जिनमें राजनाथ सिंह का जिक्र है, जितिन प्रसाद का है, कीर्तिवर्धन सिंह का है, पंकज चौधरी। जो कुर्मी बिरादरी हमारे यहाँ बड़ी संख्या में है, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल की तरफ दिया जा रहा। एसपी सिंह बघेल को लिया जा रहा है एससी से, और BL वर्मा को लिया जा रहा। लोधी चूंकि कल्याण सिंह के बेटे चुनाव हार गए तो BL वर्मा से की भरपाई की जा रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कमलेश पासवान को लिया जा रहा है जो बांसगांव से हैं। तो प्रयास 9 मंत्री लगभग उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी खाली नहीं छोड़ रही। डेवलपमेंट के लिहाज से, यानी मंत्रियों के लिहाज से देखा जाए तो केंद्र का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से रहेगा। पिछली बार 11 थे, इस बार 9 है। हालांकि संख्या काफ़ी कम हो गई है, उसके बाद भी प्रतिनिधित्व ठीक से दिया जा रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश को मजबूती से पकड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, चूँकि ये दिल्ली का रास्ता कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जाता है। तो आने वाले समय में भी इसको मजबूत बनाए रखेगी ऋतु। ठीक, हमारे साथ भुवनेश्वर से हमारे सहयोगी OP यादव भी इस वक्त मौजूद हैं। और OP, आप उस राज्य में मौजूद हैं जिसने बीजेपी के लिए एक तरह से चमत्कार कर दिया, और जब मंत्रिमंडल में जगह देने की बारी आ रही है तो 3 लोग, जिससे अश्विनी वैष्णव को भी हम टेक्निकली उड़ीसा से मानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है और जोएल ओरम का नाम आ रहा है। इसके अलावा कोई और खबर उड़ीसा से, कोई और नाम भी हो सकता है OP?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ओडिशा ने केंद्र की सरकार में लोकसभा के 21 में से 20 सांसद देकर लेकर अपना प्रतिनिधित्व बेहतरीन किया है, बल्कि विधानसभा में बीते 25 साल से लगातार बीजू जनता दल की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें देकर भारी बहुमत दिया है। तो निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य में दोनों में ही बीजेपी को न केवल यहाँ से प्रचंड बहुमत मिला है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का जो सपना है, विकसित उड़ीसा और विकसित भारत का, उसको एक साथ पूरा करने के लिए मैंडेट भी दिया है। जहाँ तक बात करें यहाँ मंत्रिमंडल की, तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान को पहले भी मंत्री रहे हैं, इस बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना उनकी है, क्योंकि यहाँ ओबीसी का तकरीबन 39% जो वर्ग है उसको साथ देने के लिए पार्टी ने न केवल चुनाव के दौरान कई तरह के वादे किए, बल्कि इनके विकास और उनके तरक्की के लिए कई तरह की योजनाएं लागू करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की बातें भी कही थी। और निश्चित तौर पर यही वजह है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल में न केवल बेहतरीन मौका मिलेगा, बल्कि अच्छा मंत्रालय देकर यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। दूसरी बात, जैसा आपने बात किया ज्वेल ओराम की, तो वो जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सुंदरगढ़ से अभी लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, 2014 में भी थे, 19 में भी थे, इससे पहले भी 98 में वो रहे हैं और 99 में वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे। तो जनजातीय समुदाय का एक बड़ा चेहरा है और यहाँ पर तकरीबन 38% यहाँ पर आबादी जनजातीय समुदाय की है। तो उस आबादी को साधने और उसके विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाने के लिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा आपने अश्विनी वैष्णव का जिक्र किया, वो बेसिकली वैसे तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि बतौर IAS अधिकारी उड़ीसा में रही है। तो उड़ीसा के प्रति उनका न केवल लगाव रहा है, बल्कि उड़ीसा की भाषा, संस्कृति और सभी तरह से वो अपने आप को एक उड़िया ही मानते हैं। तो यही वजह है कि उड़ीसा के प्रतिनिधि के तौर पे उनको एक टेक्नोक्रेट और मंत्री के तौर पे न केवल स्थान मिलेगा, बल्कि रेलवे ओपी में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, कौन सा मंत्रालय मिले ये नहीं पता है, लेकिन उम्मीद पूरी की जाती है कि उड़ीसा की अपेक्षाएं वो भी समानांतर पूरी करेंगे। तो निश्चित तौर पर उड़ीसा न केवल राज्य के लिए बल्कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राज्य बनकर ये उभरा है चुनाव के दौरान। ओपी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वो ये बात हो रही थी कि चूंकि उड़ीसा में अब बीजेपी की सरकार भी बनने वाली है, तो उन्हें एक संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब उन्हें केंद्र में जगह देने की बात हो रही है। तो ऐसे में इसके क्या संकेत है? क्या उड़ीसा में अब कोई नया चेहरा आने वाला है? क्योंकि 2-3 दिन के अंदर उड़ीसा के कौन मुख्यमंत्री होगा इसका ही फैसला करना बाकी है। जी आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ उड़ीसा के न केवल मीडिया में बल्कि आम जनता में भी यही चर्चा थी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस चुनाव में न केवल जीतोड़ मेहनत की है, बल्कि 2014 से अभी 24 तक लगातार देखे तो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करना, केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू करना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जोड़ना, एक नया नेटवर्क पैदा करना, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि ली है। और सभी को यह उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं कि संगठन के काम करने वाले व्यक्ति को मौका मिलेगा, जमीनी स्तर को मौका मिलेगा, विधायकों में से बेहतर व्यक्ति को मौका मिलेगा। तो यही वजह कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण जो जीते हुए विधायक है उनमें से साफ तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनमें से एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो न केवल सभी को साथ लेकर चलेगा, बल्कि उनकी जो आबादी है SC या ST या OBC उनका प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ सभी के लिए एक बेहतर विकल्प उपयुक्त होगा। तो यही वजह कि यहाँ इन विधायकों में से तकरीबन 5-6 ऐसे विधायक हैं जिनको दिल्ली में बुलाया गया है और जो OBC कैटेगरी के ST के भी हैं, SC के भी हैं और जनरल कास्ट के भी हैं। तो इन सभी समानांतर जातियों के अनुभव के और उनके समीकरणों के आधार पर मुख्य जो लीडर जीत के आए हैं, नेता जीत के आए हैं, विधायक जीत के आए हैं, उनको दिल्ली में न केवल बुलाया गया बल्कि उनके साथ चर्चा, चिंतन और मनन किया गया। विधायक दल की बैठक होगी तो निश्चित तौर पर केंद्र के साथ साथ जो राज्य की जो पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं उनके चिंतन मनन और निष्कर्ष के बाद एक ऐसे व्यक्ति का नाम आएगा जो हमेशा आप जानते हो कि बीजेपी में आश्चर्य के तौर पर नाम सामने आता है, जो चर्चा चलती है, कोई भी नाम अब उड़ीसा में सीएम के तौर पर आ सकता है। पार्टी का फिलहाल सच्चाई यही है कि इस वक्त जो है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल में। अब से थोड़ी देर बाद यह खबर करीब तय हो चुकी है और हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हीरामन तिवारी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल और राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार और DK दुबे साहब जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संवैधानिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल बंसल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, हम धीरे धीरे पूरा इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे मोदी 3.0 को कि क्या परिवर्तन है, क्या इसके लक्ष्य हैं, क्या चेंजेस नजर आए। लेकिन शुरुआत में ओवरऑल, क्योंकि अब करीब करीब नाम सारे तय हो गए हैं, तो ये जो मंत्रिमंडल के जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और आपकी राय क्या है? अनिल जी, शायद आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए।
प्रधानमंत्री जी ने सब तरह के जी आपकी आवाज आ रही है अनिल जी। जी 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 आ रही है जी जी। उन्होंने सब तरह की संतुलन साधने की कोशिश की है। अनुभवी मंत्रियों को भी रखा है, वरिष्ठ लोगों को रखा है, जो सामाजिक, अगर आप समरसता की बात करेंगे तो दलित वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है, पिछड़ों का ध्यान रखा है, सब तरह के, राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व है, लोकसभा का भी है, और इस बात का भी ध्यान रखा है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे हरियाणा है, विधानसभा के चुनाव होंगे जल्दी ही, महाराष्ट्र में होंगे, दिल्ली में होंगे, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा है, और नए चेहरों को भी, क्योंकि कई बार राजनीति में प्रधानमंत्री का यह अभिनव प्रयोग रहा है, वो ऐसा मानते हैं कि एक ही व्यक्ति लगातार किसी उस पर रहे तो नए लोगों को मौका नहीं मिलता। जैसे दिल्ली में आप देखिए, इस बार हर्ष महाजन जी का नाम आया है दिल्ली से, दिल्ली में 7 सीटें जीती है भाजपा। वहां उत्तराखंड में आप देखिए अजय टमटा जी, वो दलित हैं और बहुत पुराने नेता हैं भाजपा के, उनको उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो ये जो सब तरह का क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समरसता, अनुभव, युवा वर्ग, सब चीजों को साधने का, और फिर साथ में चूंकि ये शुद्ध भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, तो सहयोगी दलों को भी प्रधानमंत्री ने बहुत उदारता और बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा बड़प्पन दिखाया है। जैसे हिंदुस्तान अवाम जो मोर्चा है, जिसके मांझी साहब हैं, तो उनको अकेले एक ही आदमी है, उन्हीं को मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल बंसल जी, 2014 की तुलना में अगर 2024 की बात करें तो बड़े परिवर्तन ये भी है कि एक बड़े एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 की सरकार बना रही है, और जो कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसमें वो एनडीए के साथियों की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में आज होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में शामिल होने वाले कुछ श्रमजीवियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। तरफ जहां शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान आ रहे हैं, ठीक वहीं दूसरी तरफ कुछ श्रमजीवी भी शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रमजीवी हैं जिनसे बात करते हैं। हमारे मन में बहुत अच्छी तरह से भावना है, पहली बार आए हैं, खुशी है, देखने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। को बहुत खुशी है, जो भी काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम इतना समय निकाल करके ध्यान दिए कि हम छोटे कर्मचारियों को, वर्करों को ध्यान देते हुए बुलाए अभी शपथ समारोह में जाने के लिए। अच्छा लगा। पहली बार आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति भवन में जाए, खुशी है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, यही बहुत अच्छा लग रहा है। बस बहुत हमको खुशी हो रही है, कम से कम मोदी जी तो हमको, हम लोग को तो देखें या बुलाए तो नहीं, हम लोग कभी पीछे रह जाते, आगे नहीं बढ़ते। कम से कम रास्ता तो दिखा दिए मोदी जी आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये बड़ी बात है कि एक श्रमिक हैं, श्रमजीवी हैं, उनको राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्से लेने का मौका मिल रहा है, और ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी की वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। कैमरामैन अजीत के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो प्रखर, ये एक तरह से ये शैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने काम करने की भी, कि जिस तरह से हमने देखा है कि जब बड़े एक तरह से बिल्कुल, जो राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम हो, बिल्कुल, या फिर भारत मंडपम का कार्यक्रम हो, इधर कर्तव्य पथ की बात हो, तो श्रमजीवियों से अलग से उनकी मुलाकात जो होती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में श्रमजीवियों को भी आमंत्रित करा है। तो जहां एक तरफ आप देखेंगे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, तो वहीं बड़े मंत्रियों और बड़े चेहरों के साथ श्रमजीवी भी इस समारोह को देखने के लिए राष्ट्रपति प्रांगण पहुंचेंगे। इसी के साथ हमारे साथ दो हमारे संवाददाता और जुड़ गए हैं, शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज भी जुड़ गए हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से पूरी तैयारियां हैं, और अब कुछ ही समय बचा है, मतलब 6 बज चुके हैं, 7:15 बजे से इसकी शुरुआत होने जा रही है शपथ ग्रहण समारोह की। देखिए, निश्चित तौर पर अब तैयारियां पूरी है। हमारे पीछे आप वो सुंदर तस्वीरें देख भी रहे होंगे। सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि कुल कितनी संख्या मंत्रिमंडल की आज शपथ लेने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसको लेकर अभी चर्चा का बाजार थोड़ा काफ़ी कयासबाजी लगाई जा रही है। चूँकि जितने लोग आज चाय पर बुलाए गए थे, कहा जा रहा है कि कम से कम आधा दर्जन यानी 6 कम से कम और जो मंत्री हैं वो नहीं पहुंच पाए थे अलग अलग कारणों की वजह से वहां पर।
वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे एसपी बघेल है, कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा के सांसद हैं, वो 5वीं बार के सांसद हैं, 3 बार लगातार जीत कर आए हैं, राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। इस तरह के सुरेश गोपी नहीं पहुंच पाए थे, वो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो पहली बात ये कही जा रही है कि आज के मंत्रिमंडल शपथ, ये आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये गुंजाइश कि हाँ दोबारा कोई विस्तार होगा निकट भविष्य में, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज एक बड़ा मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहा है। ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर दे दिए गए हैं। और पुराने चेहरे जो आप देखते रहे हैं, अनुभवी चेहरे जो कद्दावर मंत्रालय के मंत्री रहे, वो तकरीबन सभी प्रमुख मंत्री आपको आज शपथ लेते नजर आएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इसके साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, और नए चेहरों में आप देखें कि कुछ युवा चेहरे हैं। संतुलन बनाने की कोशिश की गई, एनडीए के सहयोगी के तौर पर तमाम नए चेहरे शपथ लेते नजर आएंगे। तो वहीं कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश से, कीर्तिवर्धन सिंह, या फिर बिहार से देखें, या सुरेश गोपी केरल से पहली बार बीजेपी का खाता खुला है। तो पूरा संतुलन भी दिखेगा और पूरा एक मंत्रिमंडल जिसमें हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, एमओएस, वो आज शपथ लेने वाले हैं। तो ये कई बार ये होता है कि क्या छोटा मंत्रिमंडल शपथ लेगा, बाद में विस्तार होगा, तो वो बिल्कुल नहीं है। आज ही हम देखेंगे कि एक बड़ा मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला। टोटल संख्या को लेकर मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कम से कम 50-55 मंत्री शपथ लेंगे। ठीक, हमारे साथ राजेश राज भी मौजूद है। राजेश, आज बड़ी चर्चा रही, प्रधानमंत्री ने जो संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा की उसमें उन्होंने 100 दिन के एजेंडे की बात की। वो एजेंडा क्या है, उस एजेंडे को लेकर कुछ मंत्रियों ने आपको बताया, वो क्या चर्चा करना चाहते थे प्रधानमंत्री से एजेंडे को लेकर उनके साथ? देखिए, अमूमन ये देखा जाता है प्रखर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ जब वो प्रेजेंटेशन भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ वो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए मंत्री उनके मंत्रिपरिषद के साथी होंगे, आने वाले 5 वर्षों तक सरकार का क्या खाका है, क्या रोड मैप होगा, उस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। ऑफ द रिकॉर्ड एक आध लोगों ने यह बताने की जरूर कोशिश की कि प्रधानमंत्री हर हाल में चाहते हैं कि जो विकास का जो हमारा जो ढर्रा चल पड़ा है, 10 साल में हमने देश में जो विकास की गति पकड़ी है, उस विकास की गति को आने वाले 5 वर्षों में और भी रफ्तार देनी है, ताकि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत जो है वो बन सके। इसके लिए आने वाले दिनों में प्रयास किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने ये संकेत भी दिया है अपने दोनों कार्यकाल में कि बड़े और कड़े फैसले लिए जा चुके हैं। इस बार के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले भी होने की संभावना है। और प्रधानमंत्री का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर। तो कहीं ना कहीं जब मंत्रियों के साथ संवाद करते हैं तो उस पर भी जरूर चर्चा होती है कि भ्रष्टाचार के साथ उनका जो समझौता किसी भी तरह का नहीं रहा है, उसको आगे कैसे कैरी ऑन करना है, इसके लिए साफ सुथरे तरीके से जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करना और मंत्री परिषद की गरिमा बनाए रखना, यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मूल मंत्र एजेंडा है। और इसकी झलक आपने पहले भी देखी है प्रखर कि जिन ढेर सारे मंत्री जो हैं रिप्लेस कर दिए गए या ढेर सारे मंत्री शामिल नहीं किए गए, यह उसी का रिफ्लेक्शन है। ठीक, हमारे साथ हीरामन तिवारी जी भी हैं। हीरामन जी, जब ये गठबंधन की बात हो रही थी और पूरी एनडीए की बैठक होने वाली थी, उसके पहले जिस तरह की बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि जेडीयू और टीडीपी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, ज़्यादा पद मांगेंगे, अपने हिसाब से शायद सरकार का गठन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम तस्वीर जब करीब करीब साफ होती नजर आ रही है तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ खास बार्गेनिंग नहीं हुई है। मतलब एक केंद्रीय, एक कैबिनेट मंत्री और एक एमओएस, सिर्फ इसी पर डील हो गई है। तो ये जो विपक्ष जो एक कयास लगा रहा था और विपक्ष जो बात फैलाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं ये तो सरकार शुरुआत से ही खतरे में आ जाएगी, ये तो बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आया ऐसा। प्रखर जी, आप वरिष्ठ और बड़े कुशल पत्रकार हैं, आपने यदि ध्यान दिया होगा तो कल प्रधानमंत्री ने जब बैठक की थी परसों एनडीए के नेताओं के साथ, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था सभी को। उन्होंने कहा था ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी आपके आती है टेलीविज़न पर, उस पर तनिक भी विश्वास मत कीजिएगा। ये जो भी होते हैं, चाहे आप तो खैर राष्ट्रीय चैनल हैं तो आपकी एक अपनी एक दूसरी गरिमा है करने की, लेकिन जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, आप ठीक कह रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया है, हर जगह तरह तरह की जो कल्पना की जा रही थी कि ये बार्गेन हो रहा है, इतनी सीटें मांग रहे हैं, इतने नंबर पे इतने मार रहे हैं, जो आप भी, हम भी और ऋतु जी सबने पिछले 10 वर्षों से
या विशेष तौर पर 2 बार या जितनी भी मंत्रिमंडल में बदलाव हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, यदि किसी ने देखा है, ध्यान दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी की ये शैली नहीं है कार्य करने की। और ये गोपनीयता की बात नहीं है, एक गंभीरता की बात है कि जो करना उनको होता है वो अपने ढंग से करते हैं। भले ही इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत ना हो, पहले भी एनडीए की सरकार थी, उसके 14 में भी एनडीए की सरकार थी। ये अलग बात है कि प्रचंड बहुमत होने के नाते लोग सामान्य तौर पर भाजपा की सरकार कहते थे। तो प्रधानमंत्री जहाँ जितना मुझे देख करके, उनको पढ़ करके, सुन करके अनुभव हुआ है, वो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाते हैं। उनके मस्तिष्क में, उनके ध्यान में सदैव एक ही बात रहती है कि देश के कल्याण के लिए, देश की कार्य और प्रगति के लिए, विकास के लिए जो आवश्यक होता है वो करेंगे। इसलिए जो उनके मित्र हैं, सहयोगी मित्र हैं, चाहे वो जदयू के हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के हों, या छोटे जो हैं उन सब के साथ जिस प्रकार की वो चर्चा करते हैं, वो उन दोनों के बीच में होती है। इसको हम लोग प्रयास करते रहे जानने की, चैनल्स प्रयास करते हैं, पत्रकारों का कार्य ही है कि अनुमान लगाते रहें। लेकिन आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा था पिछले 48 घंटों में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हीरामन जी, जहां आपने जिक्र करा नेशनल ब्रॉडकास्टर का गरिमा की, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद ये भी देखा, जब आप कहते हैं कि किसी तरह से ये खबर बाहर नहीं आती है कि कौन सा मंत्रिमंडल या कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया जा रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, तो वो जो एक गोपनीयता है वो भी 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में इस पर भी काफी काम किया गया है। यानी कि मीडिया के हवाले से बहुत सारी खबरें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से बाहर आनी खत्म हुई हैं। ये भी एक बदलाव देखा गया। इस पे भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 मेहमान और बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बस बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका मोदी 3.0 में स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद, करीब करीब 1 घंटे बाद, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और भारत के वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, संभावित मंत्रिमंडल पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीके दुबे साहब। डीके दुबे साहब, CCS को लेकर बहुत बातचीत हो रही थी। ये बातचीत हो रही थी कि CCS में जगह मिल सकती है किसी सहयोगी दल को, क्योंकि अटल जी के समय ऐसा हो चुका है, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। लेकिन अब जो तस्वीर साफ बनती नजर आ रही है उसमें CCS के जो मंत्री रहेंगे वो करीब करीब तय हो गया है कि वो बीजेपी के ही रहेंगे। ये कितना बड़ा संदेश है, डीके दुबे साहब? उन लोगों में से तय करना आवश्यक होता है, और चूंकि निर्णय सरकार को, प्रधानमंत्री को करना होता है, तो निर्णायक मंडल जो CCS का रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए उसको पार्टी सिस्टम से नहीं देखना चाहिए, उसको योग्यता, क्षमता और अनुभव के आधार पर देखना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन अनुभवी लोग हैं जिनके माध्यम से हम निर्णय ले सकते हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ शुक्र नीति पहले रही है, और शुक्र नीति में 3 अलग अलग चीजें कही हैं। पहला तो राजा है, राजा का एक ऐसा मंडल जो उसका सलाहकार हो, और दूसरा जो उसको पालन करवा सके। तो सलाहकार मंडल के रूप में आज की तारीख में CCS रहता है। तो क्या वो सहृदय हैं? सहृदय से मतलब रहता है कि राजा के बहुत नजदीक लोग होने चाहिए और बहुत अनुभवी होने चाहिए। अनुभवी नहीं होने चाहिए, बहुत अनुभवी होने चाहिए, ताकि वो बारीकियों से निर्णय लेने में सक्षम हों। इसलिए मुझे लगता है कि जो सहयोगी दलों की बात कह रहे हैं,
अब इस समय दुबे जी, एक बार सिर्फ अपने दर्शकों को इतना बता दें कि राष्ट्रपति भवन में लगातार संभावित मंत्रियों की आने की मतलब एक तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप उन दृश्यों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हरदीप सिंह पुरी को आपने देखा अभी आते हुए, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मनसुख मांडविया वहां पर पहुंच गए हैं। इस तरह से लगातार शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं, परिवार समेत वो पहुंचे हैं। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत चर्चा हुई, विपक्ष ने बहुत हमला किया ऋतु बीजेपी पर कि ये शिवराज सिंह चौहान जी को चुनाव जीतने के बाद भी, मध्य प्रदेश का चुनाव जितवाने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन पीएम मोदी जब उनका चुनाव प्रचार करने गए थे विदिशा, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैंने अपने साथ दिल्ली ले जा रहा हूं। नतीजा देखिए, 8.5 लाख वोटों से करीब इतने ही वोटों से वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा होंगे पीएम मोदी की सरकार में। और हमारे साथ अनिल बंसल जी भी हैं। अनिल बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा लेकर जब भारतीय राजनीति की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार 9 मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो मतलब साफ है कि मिशन 2027 जो है वो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। देखिए, मिशन 2027 तो प्रखर जी है ही, पर आप इस बात की भी अनदेखी नहीं कर सकते कि राजनाथ सिंह जी, खुद प्रधानमंत्री जी, वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश का इस मायने में भी बहुत महत्व है। 80 लोकसभा सीटें हैं, अभी भी बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती हैं और यहाँ भाजपा की दूसरी बार राज्य में सरकार है, जो प्रचंड बहुमत की सरकार है योगी जी की। तो इतने बड़े प्रदेश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और 80 के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत ये ऐसा नहीं है कि उसको कोई अनुपात में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुत अधिक नहीं है 80 के संदर्भ में। अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने तो उदारता दिखाते हुए, जो महाराष्ट्र के अपने मंत्री हैं, जो किसी उनकी दल का कोई लोकसभा सदस्य भी नहीं है, आठवले जी, उनको भी, उनका भी नाम है कि उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये तो बहुत सामाजिक संतुलन है और उसमें जातीय संतुलन है, उसमें योग्यता का संतुलन है, अनुभव का संतुलन, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी हैं, जनजाति हैं, सब महिला हैं, कोई वर्ग उसमें किसान पृष्ठभूमि के भी हैं, मजदूर पृष्ठभूमि के भी हैं। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी उन्होंने अनदेखी की हो या सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश न की हो। जो बात आप कर रहे थे सीसीएस की, मैं उस पर जरा कहना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना मंत्रिमंडल है। यहाँ चंद्रबाबू नायडू जी या नीतीश कुमार जो वरिष्ठ हैं, वो कोई मंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो अपने दलों से जिनको बना रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो उतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता नहीं है। तो इस तरह का कोई भी सेंसिबल आदमी, कोई भी समझदार आदमी, अगर आपको टिकाऊ गठबंधन की सरकार चलानी है तो इस तरह की कोई जिद या शर्त नहीं लगाएगा। तो ये कयास तो चलते रहते हैं और चलने में कोई इसमें ऐसी, हम लोग इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं होते, क्योंकि ये काम ही है कयास। राजनीति खेल ही कयासों का है, पर प्रधानमंत्री का अपना तौर तरीका है काम करने का। वो कयास, अटकल, आशंकाएं और ये सब संभावनाएं, इन सब पर वो परवाह के बिना अपने ही नजरिए से, अपने अनुभव से, बिल्कुल, और वो उनके जो भी फैसले होते हैं कई बार चौंका देते हैं। और इस बार भी लगता है कि शायद 1-2 नाम ऐसे अचानक आ सकते हैं जो चौंका सकते हैं। हमारे साथ रायपुर से सोमेश पटेल जुड़ चुके हैं। सोमेश, 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत कर आई और आपने जो कहा था करीब करीब वो अंदाजा सही निकला। हमारी चुनाव के पहले बात हो रही थी। कल मेरी आपके राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके राज्य से कितने मंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा 1। तो साथ में जो लोग, कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं 2-3 हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ से हमेशा करीब करीब 1 ही मंत्री बनता रहा है। और तोखन जी का नाम जो सामने आ रहा है, तोखन साहू, जो बिलासपुर के सांसद हैं, तो ये नाम किस तरह का है, इसे क्या आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जी प्रखर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद 5 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 2004, 2009, 2014 और 2019 और अब 2024 में बीजेपी को लगातार यहां से जीत मिलती आई है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 सीट मिली थी, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 10 सीट पे आई थी, 2014 में भी 10 सीट मिले थे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी को 11 में से 10 सीट मिली हैं। मैं दूसरी तरफ बात करूं, जिस तरह से आपने बात की, आपसे भी मेरी बातचीत हुई थी लगातार चुनाव को लेकर, तो हमने लगातार ग्राउंड जीरो पर जब जाकर देखा कि ग्राउंड पड़ताल देखा तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। और दूसरी तरफ जो बिलासपुर के सांसद है तोखन साहू, काफी किसान, गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से हैं, तो कहीं ना कहीं 2005 सरपंच, 2000
2013 में ये विधायक बनकर आए। अब 2024 में जो वहां से लोकसभा चुनाव हुए तो वहां पर उन्होंने 1 लाख वोटों से वहां पर जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं इनका जो नाम सामने आ रहा है तो इनको यहां पर मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरी तरफ जो मोदी कैबिनेट की दौड़ में जो बृजमोहन अग्रवाल हैं, करीबन 5 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी, इनका भी नाम चल रहा है। दूसरी तरफ जो संतोष पांडे हैं, राजनांदगांव लोकसभा सीट से आते हैं, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रह चुके भूपेश बघेल को वहां से उन्होंने चुनाव से हराया था। तीसरा नाम विजय बघेल का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में इनको भी जगह मिल सकती है। जी प्रखर। जी बिल्कुल शोमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हीरामन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हीरामन जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे हैं या फिर एनडीए की सरकार के साथ ही उन तमाम चेहरों को जो शामिल किया जा रहा है, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनके क्या संकेत संदेश हैं। लेकिन क्या किस तरह से आप देखते हैं 2024 के शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर 14 और 19 के सिलसिले को जारी रखते हुए पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, हिंद महासागर के 3 करीबी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। एक बड़ा संदेश और विश्व की नजरें थी इस पूरे चुनाव पर। जी नितिन जी बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ देर पहले प्रखर जी ने जो प्रश्न किया था कि हम कितना भी कयास लगाते रहें, कितना भी अनुमान लगाते रहें, लेकिन क्या करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, किस प्रकार की वो डगर दूसरों के लिए बनाते हैं, क्या उनकी एक शैली है अपनी, उनका एक स्टाइल है और अंग्रेजी में इसको चस्पा है उनका अपना, उस स्टाइल में तो वो एक परिपाटी बनाते हैं। तो उन्होंने 2014 में जो प्रारंभ किया था कि पड़ोसी देशों में जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुलाया था और उसको रेसिप्रोकेट किया था, तो इस प्रकार उनकी वो हमेशा एक रास्ता बनाते हैं दूसरों के लिए। ये उनकी एक प्रमुखता है और मुझे लगता है यही उनकी अपार सफलता और लोकप्रियता के पीछे कारण भी है। वो जो भी काम करते हैं वो इस शैली में करते हैं कि वो हम और आप बैठ करके यहाँ चर्चा करते रहें, दुनिया के लोग चर्चा करते रहें और भारत में चर्चा करते रहें। जहाँ तक मंत्रिपरिषद के गठन की बात है, वो उन्होंने पूर्णतया संतुलन बनाया है। एक सीमा जो बनी है इस बार, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत स्वयं से नहीं प्राप्त है, फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से जिस प्रकार से गठन किया है, जिस प्रकार से मंत्रियों के पदों का जो बंटवारा होगा विभागों का कल तक जो साफ हो जाएगा, तब भी हम देखेंगे कि उनकी अपनी छाप, उनके अपने हस्ताक्षर हर उनके निर्णय में होते हैं। जितनी भी स्थिति होती है, ये मुझे लगता है ये हमको हमेशा अंडरलाइन करना होगा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं नरेंद्र मोदी जी एक अपनी जो उनकी छवि है, काम करने की शैली है, इसीलिए आज के जो चाय पर बुलाया था सभी संभावित मंत्रियों को, उसमें जो उन्होंने चर्चा की होगी, आप लोगों को पता होगा, दुनिया को नहीं पता है क्या बोल रहे थे, लेकिन यही कहा होगा कि सभी को कार्य करना है। और मैं एक बार और स्मरण कराता हूं आपको कि 2019 के चुनाव के बाद इस प्रकार के जब अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हम सबको कार्य करना चाहिए, छपास और दिखास की जो परिभाषा है, जो लालसा है, उससे बच करके रहना चाहिए। ये उनका अपना कार्य है। और हीरामन जी, आज की भी जो बातचीत हुई संभावित मंत्रियों से, उनमें से कुछ ने जो बातचीत बाहर की कि क्या प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, उसमें यही बाहर निकल के आया कि विभागों से ज्यादा योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी सबको। साथ ही साथ जिस सवाल को हमने आपके सामने रखा 14 और 19 में, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्या आप मानते हैं 2014 में एक पैराडाइम शिफ्ट आया भारत की विदेश नीति में, तो ये संदेश 2024 से भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ देना चाहते हैं, जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे। और यदि आपने ध्यान दिया होगा पिछले 4-5 दिनों में, विशेषतया 5 तारीख के बाद से 4 तारीख से ही जिस प्रकार के संदेश और जितने देशों से आए हैं, मुझे लगता है हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन हैं। सबके संदेश आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को आजकल पता चल जाता है। तो जो लोकप्रिय, हैरत की बात थी कि जब एनडीए की बैठक भी नहीं हुई थी, उसके पहले से बधाई संदेश आने लगे थे। उसकी बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उनकी ये दर्शाता है कि विश्व में उनका स्थान क्या है। और हर प्रकार से यदि देख लें, कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मुझे लगता है आज की तारीख में, अब तक पिछले 4-5 दिनों में नहीं बचा होगा जिसने अपनी हाजिरी न लगाई हो। ये एक जो उनकी काम करने की जो क्षमता है, जो लोगों को लुभाने की क्षमता है विश्व के नेताओं को, और विश्व के नेताओं को साथ लेकर के चलने की जो क्षमता है, वही दर्शाता है। जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर हम करेंगे चर्चा इन तमाम विषयों पर ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अब से और थोड़ी ही देर में 6:30 बजने जा रहा है। 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार PM मोदी बनने का जहां देश और विदेश की नामचीन हस्तियां उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, वहीं इसमें एक नाम हरियाणा के जिला जींद के गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान को भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण राष्ट्रपति भवन की ओर से दिया गया है। सुनील जागलान ने 15 जून 2015 को अपने गांव से सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी, जिससे प्रधानमंत्री काफी खुश हुए थे और उन्होंने इस अभियान की प्रशंसा न केवल रेडियो पर मन की बात में की थी, बल्कि विदेश में भी उनके इस अभियान की प्रशंसा की थी। जी हाँ, बिल्कुल। और जागलान साहब का जब ये सेल्फी विद डॉटर आया था जी के कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज 9 जून सेल्फी विद डॉटर दिवस, जो कि बेटियों का दिन है, उसी दिन प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और हमें विशेषतः इस अभियान से लगाव के साथ प्रधानमंत्री के कहे गए शब्दों की जो ऊर्जा पूरे विश्व भर में फैली है, जिससे लोगों का बेटियों के प्रति जो प्यार प्रेम था वो आज पूरी दुनिया देखने वाली है। हम जैसे सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए बड़े गर्वित क्षण है कि बीबीपुर गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने का मौका मिला है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से मौजूद है। शैलेंद्र, जब हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो सुरेश गोपी को मौका मिल रहा है, लेकिन अन्ना मलाई को लेकर बहुत चर्चा थी और ऐसा माना जा रहा था, कल परसों तक जो खबरें थी कि अन्ना मलाई को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव तो बिट्टू भी हारे, लेकिन फिर भी उन्हें पंजाब से जो है वो जगह मिल रही है। तो क्या अन्ना मलाई के लिए आगे की और जिम्मेदारियां सोच रखी हैं कि अगर वो अभी तमिलनाडु में अध्यक्ष पद का पद संभालते रहेंगे तो लगता है कि वो बेहतर ज़्यादा प्रदर्शन कर पाएंगे, वहाँ पे पार्टी को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। शायद किसी वजह से अन्ना मलाई का नाम सामने नहीं आ पाया। शैलेंद्र, बिल्कुल बीजेपी में चर्चा हुई थी और अन्ना मलाई मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर भी एक फीडबैक लिया गया था, लेकिन ये समझा गया कि तमिलनाडु में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन वोट प्रतिशत के लिहाज से किया है, सीट भले ही नहीं निकल पाई तमिलनाडु में, लेकिन आप देखिए अभी तक के इतिहास में सबसे शानदार मत प्रतिशत के लिहाज से जो प्रदर्शन बीजेपी का अपने दम पर रहा है, तो बीजेपी से और आगे ले जाना चाहती है। और के अन्ना मलाई सबसे बड़े उसके पॉपुलर लीडर हैं। तमिलनाडु की बात करें तो ये माना गया कि प्रदेश में रहना, तमिलनाडु में रहना ज़्यादा जरूरी है। तमिलनाडु से एल मुरुगन जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे, जो 2000 वो उनको मंत्री बनाया जा रहा है, पहुंच भी चुके हैं मौके पर। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री शपथ ले रहे हैं 9 की जगह पर, तो पर्याप्त एक तरह से देखें वो जगह उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए दी जा रही है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित और राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद वो चुनकर आते हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो वो बड़े चेहरे तो हैं ही हैं, लेकिन 10 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा रहे हैं, ये संकेत है। तीसरी बात है गुड गवर्नेंस लोग को लेकर आपको बताऊंगा कि तमाम मुख्यमंत्री रह चुके लोग वो सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले भी हमने देखा था 2019-24 में, इस बार वो संख्या बढ़ने जा रही है। प्रधानमंत्री खुद गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, वहाँ से उनका जो अनुभव रहा
वो केंद्र में दिखाई दिया जब उन्होंने तमाम योजनाओं को बेहतरीन तरीके से उनकी अगुवाई में लागू हुआ। अब एक और इजाफा होने जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के तौर पर, मनोहर लाल खट्टर के तौर पर, जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। इसके अलावा हम असम के मुख्यमंत्री रहे नेता को तो हम देख ही रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री 2019। शैलेंद्र, आप और राजेश राज इस समय राष्ट्रपति भवन पर मौजूद हैं। राजेश राज आपका जी शैलेंद्र आपके पास आते हैं। राजेश राज आपका रुख करना चाहेंगे और जानेंगे कि दर्शकों को ये पता चले कि किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। हम जानते हैं कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेना कई इतिहासों को रचने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं जहां पर खड़ा हूं ऋतु, हमारे ठीक पीछे का जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन का गुंबद आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं ठीक इसके नीचे हूं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो तीसरी मर्तबा शपथ लेने वाले हैं। और जो देसी विदेशी जो मेहमान हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चूँकि धूप बहुत ज़्यादा थी और धूप के बावजूद जो देसी मेहमान थे वो आकर यहाँ पहले से जगह ले चुके थे और तमाम जो VVIPs हैं और तमाम जो आमंत्रित जो मेहमान हैं वो धीरे धीरे कर आकर सीटों पर बैठना शुरू कर चुके हैं। हम लोग जब दोपहर के बाद यहाँ पहुँचे थे तो कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कुर्सियाँ जो है वो भर चुकी हैं। पूरे नेशनल और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा शपथ लेता हुआ देखने के लिए। और हमारे दाहिने हिस्से में आप अगर देख सकें तो कहीं ना कहीं जो फव्वारा ये जो चल रहा है ऋतु, इसके ठीक दाहिने साइड का जो हिस्सा है वहाँ से VIP एंट्री हो रही है और तमाम जो पूर्व सांसद हैं या फिर आमंत्रित जो सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ से एंट्री पा रहे हैं और अपनी सीटों पर आकर बैठे हुए हैं। पानी पीने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जमीन से लेकर आसमान तक राष्ट्रपति भवन की निगरानी की जा रही है। बिल्कुल राजेश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रखर, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अक्षय कुमार भी वहां पर पहुंचे जहां तमाम संभावित मंत्री दिखाई दे रहे हैं, एक एक कर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। वहीं तमाम वो अक्षय कुमार को मैं बता दूं कि लगातार तीसरी बार वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। गणमान्य तमाम अतिथि पहुंचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विनोद मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे, ये पूरा मतलब आज का दिन बेहद अहम भारत के लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन किस तरह से आप इस पूरे सरकार के गठन के शुरुआती सफर को भी देख रहे हैं, क्योंकि सफर तो शुरू हो गया, प्रधानमंत्री ने जब आमंत्रित किया संभावित मंत्रियों को और एक एजेंडा सामने रख दिया। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने 2014 से देखा, 2019 में भी देखा और 2024 में भी हम देख रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का जो एक रहा है मॉडल में, अपने शासन में, प्रणाली में, अपने काम करने के स्टाइल में, तो वो जनभागीदारी के साथ अगर वो काम करते हैं तो इसमें भी जब ओथ सेरेमनी लेते हैं उसमें भी समाज के लगभग हर वर्ग का एक उसमें रिप्रेजेंटेटिव लोग हों, उसमें सारे लोग आएँ। तो ये 8000 लोगों के जब हम ये गेस्ट लिस्ट में नाम देखते हैं तो हम उसको देखें कि वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें आए हैं। VIP की तो हम तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मन की बात में जो एक आइडल बने हैं इंडिया के लिए, ऐसे भी जो लोग हैं जो विकसित भारत संकल्प में उनका एक बड़ा योगदान है, ऐसे भी कई लोग हैं जो अनसंग हीरो हैं। तो ये जो देश में एक आप कलेक्टिवनेस की बात जब आप करते हैं तो ये इस तरह के जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ओथ सेरेमनी होता है तो आप उसमें एक यूनाइटेड भारत का वो तस्वीर भी आप हम देखते हैं। रही बात जब प्राइम मिनिस्टर ये तीसरी बार ये ओथ लेने जा रहे हैं, इसी राष्ट्रपति के प्रांगण में हमने देखा है वो सारी उत्सुकता और देश में की जो नज़र है आज प्राइम मिनिस्टर का, वो एक इतिहास बनते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिख रहा है। जो इस देश में प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के बाद ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो ये तीसरी बार के प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ की जो कहानी है नीतू, वो इम्पोर्टेंट ये है कि देश में चौथी बार का ये NDA कोalition भी एक तरह से वही कोalition अपना दोहराने जा रही है कि 3 बार के बाद तीसरी बार NDA कोaliशन चौथी बार। विनोद जी, हम आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में
पहुंच चुके हैं। अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ, डिफरेंटली तो जो बात ये मोदी कह रहे थे कि इस एनडीए कोलिशन के बारे में ऋतु कि ये कोलिशन जो है एक ऑर्गेनिक कोलिशन है, एक नेचुरल कोलिशन है, वो भी एक तस्वीर अगर आप इसमें देखें तो आज दिन भर की जो खबरें हम लोग देख रहे थे, आपने कहीं कोई रिएक्शन नहीं देखा होगा, कहीं किसी तरह का ये बात नहीं देखा होगा कोलिशन में किसी तरह की बात को। तो ये लगता है कि जो लोग अभी तक सरकार के सको सुभाव उठा रहे थे, जो लोग बता रहे थे कि सरकार का फंक्शनिंग क्या होगा, तो ये बात पक्की हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 100 दिन का एजेंडा इलेक्शन पहले से रखा था, उसी कंटिन्यूटी में आज हम ओथ सेरेमनी की बात कही। तस्वीरों को बताते चले दर्शकों को भी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में वो पहुंच चुके हैं। विनोद जी, अपनी बात को आप आगे रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जी प्रखर, आगे बढ़ाएं इस चर्चा को। तो चर्चा करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं और मेहमान भी बहुत हैं हमारे साथ, और धीरे धीरे समय 7:15 बजने वाला है, और 7:15 बजने का मतलब है कि देश इतिहास का एक नए पल का गवाह बनेगा। और जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो हीरामन जी मेरे साथ हैं, और हीरामन जी राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। हीरामन जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम देखें कि जब जब देश में गठबंधन की सरकार बनी है, तो जिसको कहते हैं ना कि श्री गणेश ही खराब हो जाता है। मतलब जब भी सरकार बनने का जब चर्चा शुरू होती है तो कोई ना कोई एक दल रूठ जाता है, वो ज़्यादा सीटें मांगने लगता है, फिर जो रायसीना हिल पर जो है वो गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाती हैं, एक पार्टी दफ्तर से लेकर एक उसमें। लेकिन इस बार हम जो देख रहे हैं ये इतना स्मूथ, जबकि विपक्ष ने आग में घी डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। हीरामन जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रखर जी। अभी विनोद जी ने भी कहा कि जितनी भी आशंकाएं, जिस प्रकार की जिनको अंग्रेजी में गॉसिप कहते हैं, या जो भी अनुमान लगाए जा रहे थे, उनके बिल्कुल विपरीत एकदम शांति और तरल रूप से सब कुछ हो रहा है। और जो चर्चा हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, विनोद जी के आने से पहले हम लोग कर रहे थे कि चाहे वो JDU हो, चाहे वो TDP हो, उनके अतीत के अनुभवों को सबको लेकर के जो चर्चा चल रही थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी 2 बार की जो सरकार चलाई थी, वो गठबंधन की सरकार चलाई थी, उसको देखें और आज को देखें। और पिछले 2 बार से भी NDA का गठबंधन था, उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड अपना बहुमत रहा हो, लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं 2019 को छोड़ करके, जब TDP छोड़ करके चली गई थी। जब भी कोई छोड़ता है गठबंधन तो उस चर्चा में बन जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को ये आभास भी है, और उनकी, जैसे मैंने कहा कि उनके एक कार्य की शैली है, उनका जज्बा है, ऑडेसिटी है, जिस प्रकार से वो काम करते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के विकास की जो संकल्पना उनके मन में है, चाहे वो 2047 की जो उनको भाव हो, या 100 दिन का हो, 125 दिन का हो, ये भी जो ये अपने प्रण लेते हैं, उसके प्रति जो कार्य करने की उनकी जो मंशा है, जो उनकी कल्पना है और संकल्प है, उसको पूरा करने के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। मुझे लगता है जो भी चर्चा हुई होगी अपने सहयोगियों के साथ, वो हमें और आपको पता नहीं, कभी पता नहीं लगेगा, लेकिन वो बहुत ही, आपका वर्ड यूज़ करते हैं, स्मूथ था। किसी को कहीं अभी तक पता नहीं चला है, कोई भी, चाहे पत्रकार हो, चाहे विरोधी पार्टी के लोग हों, जो भी हैं, तो बिल्ली के भाग से छींका टूटने की कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है। हमारे साथ अनिल बंसल जी भी हैं। अनिल बंसल जी, एक बड़ा सवाल जो मंत्रिमंडल के गठन से बीजेपी अध्यक्ष तक जाता है, क्योंकि JP नड्डा साहब का जो कार्यकाल था वो 30 जून को खत्म होने वाला था। और फिर जो 2 नाम आगे बार बार आ रहे थे सामने, विनोद जी आपको भी इसका जानकारी होगी कि एक शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया था कि हो सकता है वो संगठन में बड़े मजबूत है, तो शायद वो अगले बीजेपी अध्यक्ष बने। फिर एक नाम CR पाटिल सामने आया था कि गुजरात में बड़े अच्छे से उन्होंने जो है संगठन को खड़ा किया है। लेकिन
अब जेपी नड्डा भी मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल में आ रहे हैं और सीआर पाटिल भी मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। तो ऐसे में अनिल बंसल साहब, बीजेपी की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी, क्या हो सकता है आगे, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? अनिल बंसल साहब। लगता है अनिल बंसल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। विनोद जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसका कोशिश करता हूं आप जवाब देने का कि देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जेपी नड्डा के आने के बाद, क्योंकि जेपी नड्डा अगर राज्यसभा से अभी हैं और राज्यसभा में अगर हैं तो इसका मतलब है कि पीयूष गोयल को लोकसभा जीतने के बाद राज्यसभा में हो सकता है कि बीजेपी का सदन का नेता जेपी नड्डा होने वाले हैं जी। तो ये जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर एक जिम्मेदारी उनकी अगर ये बनती है तो जाहिर सी बात है कि 30 जून का जो आपने बताया था कि उनका एक्सटेंशन था बीजेपी का, तो बीजेपी के सामने में एक ये जरूर रहेगा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में उसकी एक जिम्मेदारी होगी। और जिम्मेदारी बहुत बड़ी इसलिए भी है कि 1 महीने 2 महीने के बाद बीजेपी कम से कम 3-4 स्टेट में लगातार इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो इस तरह का जो एक चैलेंज है वो सामने में है। लेकिन अब सवाल ये है कि जेपी नड्डा के बाद आने से, मंत्रिमंडल में आने से ये बात तो तय हो गया कि राज्यसभा के वो अभी हैं सदन के नेता वहां पे, तो सदन के नेता के रूप में ही पीयूष गोयल के बाद शायद जेपी नड्डा ही होंगे, ऐसे तस्वीर दिख रही है। रही बात कि इसकी संभावना जब आप करते हैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में, तो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। इसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई एक स्पेकुलेशन होता हो कि इस तरह के ये बनेंगे कि पार्टी में जो अनुभवी लोग हो रही थी। विनोद जी, बातचीत हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा संगठन में पहले भी काम कर चुके हैं। पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार से अधिक का तो कोई बीजेपी का है नहीं, जो बीजेपी का जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए कि हो सकता है इसमें और कई चेहरे हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि संगठन में उनकी जो बड़ी भूमिका बनाने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा उसमें कि उनके पूरे स्टेट के साथ में कोएलिशन का जो अभी सरकार है उसके साथ उनका किस तरह का अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये दौर में जब एनडीए आपके साथ में कोएलिशन है तो उसके साथ में भी आपका एक कम्युनिकेशन, आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूपी अभी एक बड़ा स्टेट है, वहां एक बड़ा चैलेंज आप सामने में है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो अब ये तय होना बाकी है कि बीजेपी के कौन चेहरे होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो संगठन के बहुत मजबूत और बहुत कद्दावर लोग होंगे। चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनिल बंसल जी, जिस तरह के संकेत विनोद जी भी दे रहे हैं, अभी तक का मंत्रिमंडल की एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह और यहाँ तक बहुत सारी चीजें बहुत स्मूथ जा रही हैं, लेकिन मसले, मुद्दे जो रहे हैं अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान भी और 14 और 19 के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को रखा है उसमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा, किन मुद्दों को लेके एक बड़ी चुनौती होगी कि घटक दलों के साथ एक सामंजस्य बना के चला जा सके? देखिए रितु जी, आप जो बात उठ रही है ना कि अटकलें लग रही थी, ये होंगे नुक्ताचीनी, उसकी संभावना इसलिए नहीं थी कि ये प्री पोल अलायंस है। अनिल जी, सिर्फ अपने दर्शकों को इतना बता दें कि शाहरुख खान भी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में, मुकेश अंबानी भी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। मतलब हॉलीवुड, बॉलीवुड, बिजनेस, हर क्षेत्र से जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में लोग शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देवतुल्य आम कार्यकर्ताओं को भी, जो बीजेपी के देवतुल्य आम कार्यकर्ता कहा जाता है जिन्हें, उनमें से भी कई को मौका मिला है इस शपथ ग्रहण समारोह को का साक्षी बनने के लिए। और निश्चित तौर पर यह साक्षी बनना मतलब साक्षात आप इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि 1962 के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेगा। जी अनिल बंसल जी, आप अपनी बात को आगे मैं ये कह रहा था रितु जी कि जो एनडीए प्री पोल अलायंस है उसको मेजोरिटी काफी कंफर्टेबल मिली है। 272 के बजाय उनको 293-94 का नंबर मिला है, तो इसलिए कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं था। अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत न मिलता, 10-20 सीटों की कमी पड़ती, किसी और सहयोगी की आवश्यकता पड़ती, तब मोल तोल, जोड़ तोड़, सौदेबाजी की बात हम कर सकते थे। यहाँ तो टेस्टेड अलाइज हैं, मिलकर चुनाव लड़े हैं, तो कोई कैसे किंतु परंतु कर सकता है? वो भी उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। मतदाताओं से मिलकर सबने इकट्ठा वोट मांगा है और ये मैच्योर पार्टी है, टीडीपी भी, जनता दल भी, उनको समझ आता है कि अभी हम ये सीधे चुनाव से आ रहे हैं। तो इस समय कोई इस तरह की कोई आशंका या संभावना मुझे शुरू से ही नजर नहीं आ रही थी। और ये नंबर बहुत बड़ा है, 272 के बजाय ये 294-95 का नंबर है, इसलिए सरकार। अच्छा अनिल जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या ये नंबर जो है ये अभी और भी बढ़ सकता है एनडीए का? हाँ, संकेत मिलना शुरू हो गए हैं।
नहीं, अभी 18-20 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी मतलब गैर, जो भाजपा राजग गैर राजग है उसमें भी नहीं है, वो इंडी गठबंधन में भी नहीं है। तो ऐसे लोग आते हैं, समर्थन करते हैं सकारात्मक, सरकार अच्छे काम करती है तो उसको समर्थन भी बढ़ता जाता है। तो मुझे कोई समर्थन का संकट सरकार को लगता हुआ किसी भी स्तर पर नजर नहीं आ रहा। वो जो सरकार का, देखिए विकास का जो एजेंडा है, प्रधानमंत्री जी का मुख्य एजेंडा विकास है। देश को जो अमृत काल की बात है 2047 तक विकसित देश बनाना है, इसमें कौन आपत्ति करेगा, कौन टांग अड़ाएगा, कौन व्यवधान पैदा कर सकता है? क्या हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल से आए हों, किसी भी राज्य से आए हों, ये उनके लिए गर्व की बात नहीं होगी कि हमारा देश जो है विश्व में एक महाशक्ति बने, एक विकसित देश बने, सब लोग खुशहाल हों, तरक्की करें? तो इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? कोई ये प्रधानमंत्री का निजी एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र के विकास का एजेंडा है, देश के गौरव का एजेंडा है। और मुझे लगता है इसमें और प्रबल, और इसमें तो मुझे लगता है जो विपक्ष है उसको भी ये सकारात्मक काम है, इसमें और सहयोग करना चाहिए सरकार का। कोई अड़चन या अड़ंगेबाजी नहीं डालनी चाहिए, ऐसी उनसे अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, भोपाल से हमारे साथ श्रेयस भी जुड़ चुके हैं। और भोपाल की जब बात हो रही है तो मेरे को लगता है पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान के लिए हो रही होगी, क्योंकि मामा के नाम से विख्यात हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में श्रेयस। तो लेकिन ना केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि मध्य प्रदेश से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फिर से मंत्री बन रहे हैं, बल्कि वीरेंद्र खटीक और सावित्री ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा है। तो मध्य प्रदेश जिसने 29 में से 29 सीटें बीजेपी को दी, अब मध्य प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? श्रेयस, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर पिछली बार देखें तो पिछली बार जो है 6 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश को मिले थे केंद्र में, लेकिन इस बार लिहाजा देखा जा रहा है या माना जा रहा है कि इस बार जो है तकरीबन 3 से 4 जो है वो कैबिनेट मंत्री, और वहीं राज्य मंत्री की भी बात करें तो 4 से 5 जो है राज्य मंत्री मध्य प्रदेश से बन सकते हैं, जिसमें सबसे अगर आगे बात की जाए नामों की तो सबसे तेज नाम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र खटीक और ऐसे तमाम बड़े नेताओं की चल रही है। आज प्रधानमंत्री आवास पर जब बैठक हुई थी तब भी ये नेता वहां पर देखने को मिले थे, और ऐसा माना जा रहा है कि ये वहां पर वही नेता बुलाए गए जिनको मंत्री पद की शपथ दिलवानी जानी है। देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 29 सीट जो है इस बार केंद्र को जीत कर दी है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चरणों में जो है वो स्थापित की है। अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने शुरू से कहा था कि इस बार जो है 29 सीटों की माला जो है वो प्रधानमंत्री को वो पहनाएंगे, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि देखिए 29 लोकसभा सीट अपने में बहुत बड़ी मायने रखता है। बिल्कुल, और आप जिस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो शिवराज सिंह चौहान का घर है, और आपके जो उनका घर उसके पीछे लिखा हुआ है मामा का घर। हम देख पा रहे हैं मामा का घर, जो उन्होंने नया घर जो लिया है उसमें उन्होंने लिख दिया है मामा का घर, और यहाँ पर कोई भी जा सकता है, मिल सकता है, और यही नतीजा है कि 8.5 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतकर आए हैं। ये एक नई पहल भारतीय राजनीति में है। डीके दुबे साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, और एक नाम मुझे जो बार बार चौंका रहा है इस पूरे मंत्रिमंडल में वो रवनीत सिंह बिट्टू का, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे और उनके जो इंटरव्यू आए आज जो दिन भर उन्होंने अपनी बातचीत की है, और मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। यहाँ पर अभी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह में, और धीरे धीरे विशिष्ट अतिथियों का सिलसिला आने का तेज होता जा रहा है। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी, और करीब करीब सिर्फ 29-30 मिनट बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। तो डीके दुबे साहब, हम बात कर रहे थे रवनीत सिंह बिट्टू की, कि ये पंजाब से इस नाम ने बड़ा चौंका दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी का परसेंटेज बढ़ा, अकाली दल से भी ज्यादा वोट प्राप्त हुए, तो ऐसे में ये रिवॉर्ड दिया गया है और भविष्य की तैयारी की गई है। क्या लगता है डीके दुबे साहब आपको? देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। मुझे जहां तक लगता है कि पंजाब में इस समय डिस्टर्बेंस चल रहा है, और पंजाब अपने नेचुरल चाल में नहीं चल रहा है, इसलिए पंजाब से प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक है। अब जो कैंडिडेट उनको दिखाई दिया, जो उनके लिए सूट कर रहा होगा, वो उस कैंडिडेट को वो शपथ दिलवा सकते हैं। इसलिए क्योंकि पंजाब में अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस हैं। आपको याद है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे थे और जाते समय वो वापस आए थे क्योंकि सिक्योरिटी इशू आ गया था जी। और उसके अलावा इस समय पंजाब के अंदर किस किस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए पंजाब को एड्रेस करना पुष्पकमल अति दाहाल भी आवश्यक इस है। समय पहुंच चुके हैं। डीके दुबे साहब, ये थोड़ी सी मतलब दर्शकों को बताने के लिए कि कौन कौन से मेहमान पहुंच रहे, ये बीच बीच में हम आपको हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके लिए माफी चाहूंगी जी। वो दृश्य हम दिखा रहे थे कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भी इस समय शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। जी दुबे साहब, आप अपनी बात पूरी करें सर। तो क्या है कि ये जो मंत्रिमंडल जब भी बनता है तो कुछ तो समीकरण इस बात के हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन कैसा है, दूसरा समीकरण इस बात का भी बनाने की आवश्यकता रहती है, और जो मुझे लगता है कि एड्रेस कर रही है सरकार, वो ये है कि पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होना अति आवश्यक है। और पूरे देश के रिप्रेजेंटेशन का मतलब साफ होता है कि कोई भी राज्य अछूता ना रहे। अब हमारे पास कोई चुनकर वहां से ना आया हो तो राज्यसभा के माध्यम से देखा जाएगा, और अगर कोई चुनकर कोलिशन से आया है तो उसको देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय सरकार है, तो राष्ट्रीय सरकार दिखनी भी चाहिए। डीके दुबे साहब, जब आप ये बात बोल रहे हैं तब मेरे पास में जो विनोद मिश्र जी बैठे हुए हैं वो थोड़ी असहमति सी जता रहे हैं। मैं असहमति नहीं जता रहा हूं जी, एक अलग पॉइंट है आपका। ये वैल्यू एडिशन करना। विनोद जी आप अपना वैल्यू एडिशन करें, उसमें सिर्फ एक मिनट के लिए आपको रोक। भूटान के पीएम शेरिंग तोंगवे भी अब पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भवन इस समय दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। जी विनोद जी, आप अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं दुबे साहब, मैं आपका जस्ट एक इसमें वैल्यू एडिशन इसलिए कह रहा हूं कि आप जरूर आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन पंजाब में पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी अकेले, सिंगल पार्टी के रूप में, इसका कोई कोalition नहीं था। और बीजेपी ने पंजाब में 18% से ज़्यादा इस बार बीजेपी ने वहाँ वोट शेयर लिया है। कह सकते हैं कि अकाली से भी ज़्यादा वोट शेयर जो है इस बार बीजेपी को मिली है। तो आपको पंजाब ने एक तरह से एस्पिरेशन दिया है कि बीजेपी एक सिंगल पार्टी के रूप में भी अगर पंजाब में लड़े और अपने दमखम से लड़े तो पंजाब में उसकी संभावनाएं हैं। और इस संभावनाएं में जब आपने देखा कि कांग्रेस के दिग्गज पुराने मंत्री, खुद चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, तो बीजेपी को एक आधार बनाने में, जो अलग अलग पंजाब का अगर आप लेंगे तीनों रीजन में, तो उसमें बीजेपी के कैडर भी बने हैं और बीजेपी को एक बड़ा मजबूत आधार बने हैं। बिट्टू का जो परिवार है, आप जान सकते हैं कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के परिवार का उस समय का टेररिज्म का जो पंजाब में उस समय का उस परिवार ने कितना मजबूती से वहाँ पे ये अपना एक लोहा लिया है। तो ये डेमोक्रेसी के मामले में अगर आप कहें तो उसके बिट्टू का बेअंत सिंह परिवार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बिट्टू के आने से पंजाब में एक चार्ज होता है, वहाँ के लोकल कार्यकर्ता से लेके पंजाब का जो वोट शेयर है 18%। मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर पंजाब में इलेक्शन होंगे और बीजेपी अगर सिंगल पार्टी के रूप में भी वहां जाती है तो बीजेपी बहुत बेहतर कर सकती है। बिल्कुल जो ये जी, लोकसभा का पंजाब को इलेक्शन लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से अब आगे बढ़ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंच गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना विदेशी मेहमानों में से कि वो मेहमान हैं जो तीसरी बार इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रही हैं। पड़ोसी मुल्कों को खास अहमियत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी पहले यानी कि नेबर फर्स्ट की एक उसके साथ अपनी बेटी के साथ हैं वो इस समय। जी हीरामन जी, आप कुछ कहना चाहें? ये जो आपने बोला कि जो उनकी